नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, दैट इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कैसे किया जाता है, कौन इनके मेंबर्स होते हैं, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, एंड फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग के कार्यों में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। अगर फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूं, देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एंड हर 5 वर्षों में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाना अनिवार्य है। प्रेसिडेंट इज ड्यूटी बाउंड टू फॉर्म अ फाइनेंस कमीशन विद इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से पहले भी बना सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने से पहले पहले बनाया जाना अनिवार्य है। अब फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र है वो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। चलिए आर्टिकल 280 क्लॉज 1 देखते हैं क्या कहता है। कहता है द प्रेसिडेंट शेल। सबसे पहले यहां पे जो वर्ड का यूज किया गया है वो है शेल, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए ये बाइंडिंग हो गया कि प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन का गठन करना ही होगा। द प्रेसिडेंट शेल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है, एंड 1952 से पहले पहले पहला फाइनेंस कमीशन बनाया जाना था। दूसरा क्या कहता है, एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम्स एज द प्रेसिडेंट कंसीडर नेसेसरी बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन। सो इसमें क्या कहा गया है कि पहला फाइनेंस कमीशन 1952 से पहले पहले बनाया जाएगा, और उसके बाद वो जो पहला फाइनेंस कमीशन है उसके 5 वर्ष पूरे होने से पहले अगला फाइनेंस कमीशन बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि मतलब बड़ा सिंपल है, साफ है कि हर 5 वर्षों को पूरा होने से पहले नया फाइनेंस कमीशन गठित किया जाएगा। जरूरी नहीं है आप 5 वर्ष पूरे होने से जस्ट पहले ही उसे बनाए, उससे पहले लेट्स से 2 साल में या 3 साल में भी अगर फाइनेंस कमीशन बनाने की जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने से पहले बनाना ही होगा। दूसरा इसमें जो और बात कही गई है, इट सेज दैट इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 other members to be appointed by the president। अब देखिए यहां पर 2-3 बातें नोट करने की है। सबसे पहले तो यहां पर ये कि जो फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, इट शैल बी मेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज मेड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज मेड बाय एन ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट, इट इज मेड बाय अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट। यहां पर याद रखना है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होता है जिसके तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। इसी ऑर्डर में यह बताया जाता है कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन होगा एंड मेंबर्स कौन होंगे। आपको याद होगा कि यूपीएससी में हमने देखा था कि देयर इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो कितने मेंबर्स यूपीएससी में लाना चाहते हैं। 9 to 11 का उसमें हमने जिक्र किया था कि 9 से लेकर 11 के बीच में जो मेंबर्स है उनकी संख्या रखी जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर संख्या को फिक्स किया गया है, एक चेयरमैन होंगे एंड 4 अन्य मेंबर होंगे फाइनेंस कमीशन के जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। सो कॉम्पोजिशन की अगर मैं आपसे बात करूं, दोबारा रिपीट करूं, सो 1 चेयरमैन एंड 4 other members आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इन्हें अपॉइंट किया जाएगा बाय द ऑर्डर पास बाय द प्रेसिडेंट। दूसरी जो बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हमने यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में डिस्कस किया था कि वहां के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे केस में जहां पे हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं यहां पर ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जो मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन है दे आर एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज द मेंबर्स और एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 क्लॉज 2 क्या कहता है? कहते हैं जी, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन व्हिच दे शैल बी सिलेक्टेड। तो अब देखिए, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन उन मेंबर्स की एंड चेयरमैन की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी ये कौन तय करेगा? ये यहां पे पार्लियामेंट के पास पावर दी गई कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा तय करेगी। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीएससी के केस में हमने देखा था कि वहां पर जो मामला था वो पार्लियामेंट के पास कम था, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा था, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट के हाथ में भी जो ताकत है वो दी गई है। सो क्या क्या क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट के द्वारा तय की गई हैं, थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। पार्लियामेंट ने बेसिकली यहां पे कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर चेयरमैन अपॉइंट करना है तो ही और शी शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। सिर्फ इतनी ही क्वालिफिकेशन दी गई है अगर आपको चेयरमैन के रूप में अपॉइंट करना है किसी को, कि जिस व्यक्ति को आप चेयरमैन के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं वो तभी एलिजिबल होगा अगर ही और शी इज हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। बस इतना, दैट्स इट, इतना ही कहा गया है। अब जो 4 मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस दी गई हैं? सबसे पहले तो कहता जी, अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट।
सो या तो आप जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, या यू शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, देन ऑल्सो यू कैन बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और या फिर आप ऐसे पर्सन होने चाहिए हु इज हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट के फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट के जो लेट्स से अकाउंट्स है उन्हें हैंडल किया है, उन व्यक्तियों को यहां पर प्रेफरेंस दी जाती है। और अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे व्यक्ति को भी आप एलिजिबल मानते हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। या फिर अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो ये चार में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी फुलफिल करते हैं, ऐसे लोगों को आप एलिजिबल मानते हैं टू बिकम मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। सो ये संख्या फिक्स क्वालिफिकेशन हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 क्या कहता है। ये बात करता है कि ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन क्या होगी। कहता है जी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द प्रेसिडेंट एज टू, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, इन्हें एक रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशंस देनी है। किसको? प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस देनी है। किन मुद्दों पे रिकमेंडेशंस देनी है वो आर्टिकल 280 क्लॉज 3 में बताए गए हैं, मैंने सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखे हैं। पहला क्या है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ द सच प्रोसीड्स। मतलब ये कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन होती है, उस टोटल टैक्स कलेक्शन में से किस रेशो में पैसा सेंटर एंड स्टेट में बटेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60% सेंटर के पास जाएगा, 40% स्टेट्स के पास जाएगा। इसके बाद कहता है जी स्टेट्स में ये जो 40% पैसा है ये फर्दर कैसे बटेगा सभी स्टेट्स में, ये भी जो है रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाएगी? फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाएगी। दूसरी रिकमेंडेशन क्या है? कहता है जी द प्रिंसिपल दैट शुड follow or that should govern grant and aid to the states by the center that is out of the consolidated fund of India। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक तो हो गया टैक्स की प्रोसीड्स, वो अलग है। दूसरा हो गया ग्रांट एंड एड। अब देखिए ग्रांट जो होती है ये सरकार की तरफ से, सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जा रही है स्टेट्स को, सो ये अधिकार नहीं है। बट हाँ, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, कौन सी स्टेट को आप तवज्जो देंगे जब आप ग्रांट एंड एड दे रहे हैं आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो प्रिंसिपल्स भी यहां पर समझाए जाते हैं, यानी कि इनके द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। तीसरा क्या है? द मेजर्स नीडेड टू augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the state finance commission। अब देखिए इस लाइन को थोड़ा सा रिवर्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन की ये ड्यूटी होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो किस तरह से कितना पैसा पंचायतों को एंड म्यूनिसिपैलिटीज को दें, किस रेशो में पैसा दें, इसके ऊपर वो यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। अब हमारा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताता है कि किस तरह से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसको और सप्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसको और ज्यादा पैसा उसमें जाना चाहिए ताकि पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसा पहुंच सके एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। एंड चौथा यहां पे कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई और मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऐसा कोई मैटर फाइनेंस कमीशन को दे सकते हैं जिसपे फाइनेंस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस देनी होंगी। सो ये चार मुद्दे हैं जिसके ऊपर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस ली जाती हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 280 क्लॉज 4 क्या कहता है। द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्फर ऑन देम। सबसे पहले तो क्या कि कमीशन के पास ये पावर है कि वो अपना जो प्रोसीजर है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर मतलब काम करने का जो तरीका है, प्रोसीजर उसे कहा गया है कि भाई किस तरीके से वो जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं उनसे अपनी रिपोर्ट्स लेंगे, उनसे कैसे वो बात करेंगे और क्या ये अपने इनका काम करने का तरीका रहेगा, वो यहाँ पे वो खुद डिटरमाइन करेंगे। दूसरा क्या कहता है? एंड शैल हैव द पावर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्फर ऑन देम। तो अगर पार्लियामेंट उनको कोई लेट्स से फंक्शंस देती है बाय लॉ, तो उसके ऊपर कैसे वो उसे परफॉर्म करेंगे वो भी यहां पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 281 की, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब मान लीजिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद क्या होगा? कहते हैं जी द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, प्रेसिडेंट शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन thereon to be laid before the house of parliament, each house of the parliament। so basically क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई देखिए जैसे ही रिकमेंडेशंस आती हैं वो रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ, इन सभी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम्स के साथ उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, इनका एक एडवाइजरी रोल है, इससे ज्यादा इनका रोल नहीं है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड कि रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये बात मैंने आपको कही, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है वेदर दे वांट टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस और नॉट, राइट। बट यहां पर डॉक्टर पीवी राजा मन्नार हैं, जो कि चेयरमैन ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने इस चीज में फेवर दिया है, उन्होंने अपना जो बल है वो इस तरफ दिया है कि ऑल्दो इट इज रिकमेंडेटरी in nature, the finance commission's recommendations are not binding on the government of India, but government of India को implement करनी चाहिए। क्या कहते हैं जी, since the commission is a constitutional body expected to be quasi judicial, its recommendation should not be turned down by the government of India unless there is a very compelling reason। so ये यहाँ पर डॉक्टर पीवी राजा मन्नार ने ये बात कही है। The Constitution of India envisages the Finance Commission as balancing wheel of the fiscal federalism in India। अब देखिए 2014 तक क्या हो रहा था, कहते जी 2014 तक इट्स रोल इन सेंटर स्टेट रिलेशंस वाज अंडरमाइंड। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि प्लानिंग कमीशन भी लॉन्च कर दिया गया था इन द इनिशियल ईयर्स, जब हमें फ्रीडम मिला उसके बाद जो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो भी लॉन्च कर दिया गया था। अब प्लानिंग कमीशन का रोल लगभग सेम हो गया था जो कि फाइनेंस कमीशन का है। ऐसे में प्लानिंग कमीशन की जो बात थी या जो रिकमेंडेशंस थी उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। सो जो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो गया था। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि बाद में नीति आयोग लाया गया और उसके बाद चीजों को बैलेंस किया गया। सो डॉक्टर पीवी राजमन्नार उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया कि जो फंक्शंस हैं प्लानिंग कमीशन के एंड फाइनेंस कमीशन के, दे आर ओवरलैपिंग इन नेचर एंड जो ज्यादा तवज्जो है वो किसको दी जाती है, वो प्लानिंग कमीशन को दी जाती है। 2015 में हम सब जानते हैं, 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है। एनडीए गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसला लिया कि पहले तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करेंगे। प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग लाया गया, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लाया गया। अब ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग एक बड़े लेवल पे बात करता है टू हैव अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें फाइनेंस में जो है इसकी जो से है वो काफी कम है। सो पर्पस एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं नीति आयोग वर्सेस फाइनेंस कमीशन की, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो नीति आयोग है, इट्स एम इज टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोवाइड रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो मोस्टली ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो कि एडवाइस करता है गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके आगे चलना है, स्ट्रेटजीज क्या हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या हो, ये सारी चीजों पे। फाइनेंस कमीशन को प्राइमरीली उसकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो फिर से रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। कहते जी इट प्राइमरी फोकस फंक्शन इज टू रिकमेंड हाउ रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हमें देखने को मिलता है कि अब जो है चीजें थोड़ी सी राइट ट्रैक पे आई हैं। रोल इन फाइनेंशियल मैटर, सो अगेन नीति आयोग का जो रोल है वो काफी कम हो गया है। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। प्लानिंग कमीशन के केस में बहुत ज्यादा था ये, नीति आयोग के केस में इस फील्ड में थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि पीछे हटा है नीति आयोग। तो ये था जी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, किस तरह से नीति आयोग से ये भिन्न हो गया है। नीति आयोग ओवरऑल पॉलिसीज की बात करता है, जबकि फाइनेंस कमीशन किस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसकी बात करता है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।